आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक कालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। 2025. This will offer यह महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की नियत ब्याज दर पर 2 लाख तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। मासिक आय खाता स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया जाएगा। Honorable Speaker, sir, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय प्रबंधन, राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण, राज्यों के नियमित संपूर्ण 50 वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने हैं। इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे, परंतु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तविक पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा। इस परिव्यय के हिस्से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भी जोड़े या आवंटित किए जाएंगे: पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग, शहरी आयोजना सुधार और कार्रवाइयां, शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार ताकि उनमें नगरपालिका बैंडों के लिए साख बन सके, पुलिस स्टेशनों के ऊपर या उसके भाग के रूप में पुलिस कर्मियों के लिए आवास सुविधा, यूनिटी मॉल का निर्माण, बाल और किशोर पुस्तकालयों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्रीय स्कीमों के पूंजीगत व्यय में राज्य का हिस्सा। Fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. 2023-24 बजट अनुमान वर्ष 2023-24। वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ और 45 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में मैंने यह घोषणा की थी कि हम कालांतर में राजकोषीय घाटे को सतत रूप से अच्छी तरह कम करने के साथ वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने के लिए राजकोषीय समेकन के मार्ग पर चलते रहने की योजना बना रहे हैं। हमने इस मार्ग का अनुसरण करना जारी रखा है और मैं अपना इरादा दोहराती हूं कि हम वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% के नीचे ले आएंगे। To finance the fiscal deficit. वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। शेष वित्त पोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की अपेक्षा है।
सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने भाषण के भाग ख को पढ़ती हूं। Indirect taxes. अप्रत्यक्ष कर। मेरे अप्रत्यक्ष कर का प्रस्ताव का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू विनिर्माण में बढ़ोतरी करना, घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ाना, हरित ऊर्जा और हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित करना है। कर दरों की संख्या में कमी के साथ सरलीकृत कर संरचना अनुपालना भार को कम करने और कर शासन प्रणाली में सुधार लाने में मदद करती है। मैं वस्त्रों और कृषि को छोड़कर वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को कम करके 21 से 13 करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके परिणाम स्वरूप खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्ता सहित कुछ वस्तुओं की बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है। हरित गतिशीलता मोबिलिटी। मिश्रित कंप्रेस प्राकृतिक गैस पर कर प्रपात से बचने के लिए मैं उसमें सम्मिलित कंप्रेस्ड बायोगैस, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है, उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। हरित मोबिलिटी को और संवेग प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है। As well. Electronics, as a result of various initiatives of the government. इलेक्ट्रॉनिक्स। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम सहित सरकार ने विभिन्न पहलों के परिणाम स्वरूप भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन वर्ष 2014-15 में करीब 18,900 करोड़ रुपए मूल्य के 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्य वर्धन को और बढ़ाने के लिए मैं कुछ एक पुर्जों और कैमरा लेंसों जैसे आदानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम आयन बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को 1 और वर्ष के लिए जारी रखना प्रस्तावित करती हूं। On lithium ion cells for batteries for another year. Similarly, इसी प्रकार टेलीविजन के विनिर्माण में मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने के लिए मैं टीवी पैनल के ओपन सेलों के पुर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव करती हूं। इलेक्ट्रिकल शुल्क संरचना के व्युत्क्रमण में दोष सुधार करने के लिए और इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 15% करने और इस उपकरण के हिट कॉइल पर आयात शुल्क को 20% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं। रसायन और पेट्रो रसायन। denatured ethyl alcohol. रसायन उद्योग में डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। मैं इस पर बेसिक सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। इससे इथेनॉल मिशन कार्यक्रम में भी सहायता मिलेगी और ऊर्जा पारगमन के हमारे प्रयास सुगम होंगे। एसिड ग्रेड फ्लोस्पार पर बेसिक सीमा शुल्क को भी 5% से कम कर 2.5% किया जा रहा है ताकि घरेलू फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग प्रतिस्पर्धा बना रहे। इसके अलावा एपीक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे ग्लिसरीन पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5% से कम कर 2.5% करने का प्रस्ताव किया गया है। Marine products. In the last मरीन उत्पाद। पिछले वित्तीय वर्ष में समुद्री उत्पादों में उच्चतम निर्यात समृद्धि दर्ज की गई, जिससे देश के तटीय राज्यों में रहने वाले कृषकों को फायदा हुआ है। समुद्री उत्पादों विशेष रूप से झींगी श्रिम्प के निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और बढ़ाने के लिए श्रिम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क को कम किया जा रहा है। भारत प्राकृतिक हीरो की कटाई और तराशी में विश्व में अग्रणी है और मूल्य की दृष्टि से वैश्विक कारोबार का करीब 3/4 हिस्से का योगदान करता है। प्राकृतिक हीरो के डिपॉजिट में कमी से यह उद्योग प्रयोगशाला निर्मित हीरो एलजीडी की ओर बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में काफी संभावना है।
इस अवसर का लाभ उठाने के लिए मैं उसके विनिर्माण के प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाने का प्रस्ताव करती हूँ। बहुमूल्य धातु, सोने के डोरे और बारो और प्लैटिनम पर सीमा शुल्क को इस राजकोषीय वर्ष में पहले बढ़ाया गया था। मैं अब शुल्क विभेदों को बढ़ाने के लिए उनसे बने सामानों पर शुल्कों को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं चांदी के डोरे, बारो और सामानों पर भी आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ ताकि उन्हें सोने और प्लैटिनम के साथ संरेखित किया जा सके। धातु, स्टील क्षेत्र के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुगम करने के लिए CRGO स्टील के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, लौह स्क्रैप और निकल कैथोड पर बेसिक सीमा शुल्क को छूट जारी रखा जा रहा है। इसी प्रकार द्वितीयक तांबा, कॉपर उत्पादकताओं जो मुख्यतया MSME क्षेत्र में है के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कॉपर स्क्रैप पर 2.5% की रियायती BCD को जारी रखा जा रहा है। सम्मिश्रित रबर, शुल्क की परिवंचना को रोकने के लिए सम्मिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ाकर लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर 10% से 25% या 30 रुपए प्रति किलोग्राम जो भी कम हो किया जा रहा है। सिगरेट्स, नेशनल कैलामिटी। सिगरेट, विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर ज्यादा आपदा आकस्मिकता शुल्क NCCD को 3 वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। इसमें लगभग 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। I now come to my direct tax proposals on प्रत्यक्ष कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर आती हूँ। इन प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालना भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण और उन्हें युक्ति संगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना है। आयकर विभाग अनुपालना को और आसान और निर्बाध बनाने के लिए करदाता सेवाओं में सुधार करने का सतत प्रयास करता है। हमारे करदाता पोर्टल को एक दिन में अधिकतम 72 लाख रिटर्न प्राप्त हुए हैं और इस पोर्टल ने इस वर्ष 6.5 करोड़ रिटर्न संसाधित किए हैं। औसत संसाधन अवधि को वित्तीय वर्ष 13-14 में 93 दिवस से घटाकर अब 16 दिवस कर दिया गया है और 45% रिटर्न 24 घंटे के अंदर संसाधित कर दिए गए थे। हम इसमें और सुधार करने का इरादा रखते हैं और करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य IT रिटर्न फॉर्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने की योजना बना रहे हैं। MSME और पेशेवर। MSME हमारी अर्थव्यवस्था की समृद्धि के इंजन हैं। 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्यम और 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले कुछ पेशेवर प्रकल्पित कराधान का लाभ उठा सकते हैं। मैं इन सीमाओं को उन करदाताओं के लिए क्रमशः 3 करोड़ रुपए और 75 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं, जिनकी नकदी प्राप्तियां 5% से अधिक नहीं है। जिनकी नकदी प्राप्तियां 5% से अधिक नहीं है। इसके अलावा MSME को समय पर भुगतान की प्राप्ति में सहायता करने के लिए मैं उन पर व्यय खर्चों के लिए कटौती को भी अनुमत करने का प्रस्ताव करती हूं, जब उनका भुगतान वास्तविक रूप से कर दिया गया हो। सहकारिता। सहकारिता एक सराहनीय अवधारणा है। हमारे प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने के लिए और सहकार की भावना को अमृतकाल की भावना से जोड़ने के उनके संकल्प की सिद्धि हेतु भाग क में प्रस्तावित उपायों के अतिरिक्त सहकारिता क्षेत्र के लिए मेरे पास कई प्रस्ताव हैं। प्रथमतः दिनांक 31/3/2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% की कम कॉर्पोरेट दर कर का लाभ मिलेगा, जैसा कि नई निर्माण कंपनियों को वर्तमान में मिलता है। द्वितीयतः मैं चीनी सहकारी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 की अवधि से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों का व्यय के रूप में दावा करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रस्ताव से संभावित राहत 10,000 करोड़ रुपए की होगी। तृतीयतः
मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूँ। इसे दोहराती हूँ। तृतीयतः, मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूँ। इसी प्रकार से सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नकदी आहरण पर 3 करोड़ रुपए की उच्चतर सीमा प्रदान की जा रही है। स्टार्टअप, देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता बहुत महत्वपूर्ण है। हमने स्टार्टअप के लिए अनेक उपाय किए हैं और उनके परिणाम भी निकले हैं। भारत वर्तमान में वैश्विक रूप में स्टार्टअप के लिए तीसरी सबसे बड़ी इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में इसका दूसरा स्थान है। मैं स्टार्टअप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख 31/3/2023 से बढ़ाकर 31/3/2024 तक करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अलावा मैं स्टार्टअप की शेयरधारिता में परिवर्तन कर हानियों के अग्रनयन के लाभ को निगमन के 7 वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने के लिए मैं छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती का प्रस्ताव करती हूँ। हम इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरणियों के जांच के लिए चुनने हेतु और अधिक सिलेक्टिव रहेंगे। कर रियायतों को बेहतर लक्षित करना। कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए मैं धारा 54 और 54 के तहत आवासीय गृह में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसी उद्देश्य से दूसरा प्रस्ताव अत्यधिक मूल्य वाली बीमा पॉलिसियों की आयकर छूट को सीमित करना है। युक्तिसंगत बनाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, युक्तिसंगत बनाने और सरलीकरण से संबंधित कई प्रस्ताव हैं। आवासन, शहरों, नगरों और गांवों के विकास या किसी गतिविधि अथवा मामले को विनियमित और विकसित करने के उद्देश्य से संघ अथवा राज्यों के कानूनों के तहत स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोगों की आय को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव है। इस दिशा में अन्य प्रमुख उपाय निम्नानुसार है। ऑनलाइन खेल के लिए टीडीएस 10,000 रुपए की न्यूनतम सीमा को हटाना तथा उससे संबंधित कर देयता प्रावधानों को स्पष्ट करना। सोने को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में और विलोमतः परिवर्तित करने को पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाना। गैर पैन मामलों में ईपीएफ आहरण के कर योग्य भाग पर टीडीएस दर को 30% से घटाकर 20% करना और मार्केट लिंक डिवेंचर से प्राप्त आय पर कराधान। अन्य वित्त विधेयक में अन्य मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित से संबंधित है। आईएफएससी गिफ्ट सिटी को अंतरित निधियों के कर लाभों की अवधि को 31/3/2025 तक बढ़ाना। आयकर अधिनियम की धारा 276 क के तहत गैर अपराधीकरण आईडीबीआई बैंक के सहित रणनीतिक विनिवेश के मामले में हानियों को अग्रेनित करना और अग्निवीर निधि को ईईई स्तर प्रदान करना। पर्सनल व्यक्तिगत आयकर। Now I come to what everyone is. मैं अब वह बताना चाहती हूँ जिसका सबको इंतजार है। व्यक्तिगत आयकर। मुझे 5 प्रमुख घोषणाएं करनी है इस बारे में। ये मुख्यतः हमारे परिश्रमी मध्यम आय वर्ग के लिए है, के लाभ के लिए है। जो पहली घोषणा है वो रिबेट से संबंधित है। वर्तमान में पुरानी और नई आयकर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। मैं
रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। जो 7 लाख तक रुपए कमा रहे हैं उनको कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। दूसरा प्रस्ताव मध्य वर्ग के आय वर्ग से संबंधित है। मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए शुरू करते हुए 6 आयकर लय वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी। मैं स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूँ। कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी। 0 से 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख रुपए से ऊपर 30%। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए का भुगतान करना होगा। यह उसकी आय का सिर्फ 5% होगा। यह अब उसके द्वारा भुगतान किए जा रहे अर्थात 60,000 रुपए पर 25% की कटौती है। यह सिर्फ 45,000 हो गया है। इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसकी आय 15 लाख रुपए आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय के 10% का भुगतान करना होगा, जो कि उसकी मौजूदा देयता अर्थात 1,87,500 रुपए से 20% की कटौती होगी। मेरा तीसरा प्रस्ताव है कि वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित पेंशनभोगी वर्ग के लिए है, जिनके लिए मैं मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति जिसकी आय 15.5 लाख रुपए या इससे अधिक है को परिणाम स्वरूप 52,500 रुपए का लाभ मिलेगा। मेरी चौथी घोषणा हमारे देश की अधिकतम कर दर जो कि 42.74% है से संबंधित है। यह विश्व में सबसे अधिक कर दरों में से एक है। मैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। अंततः गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नकदीकरण पर 3 लाख रुपए तक की सीमा की छूट अंतिम बार वर्ष 2002 में नियत की गई थी, जब सरकार में अधिकतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह था। सरकारी वेतन वृद्धि के अनुरूप मैं इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करती हूँ। हम डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में नई कर व्यवस्था भी बना रहे हैं, तथापि नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी रहेगा। इनके अलावा मैं अनुबंध में दिए गए अनुसार कुछ और परिवर्तन भी कर रही हूँ। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप लगभग 38,000 करोड़ रुपए, जिसमें से
37,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष करों के तथा 1,000 करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष करों के राजस्व को परित्यक्त किया जाएगा, जबकि लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा। इस प्रकार कुल वार्षिक परित्यक्त राजस्व लगभग 35,000 करोड़ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं बजट इस प्रतिष्ठित सदन को सौंपती हूँ। आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर निम्नलिखित पत्र सदन के पटल पर रखती हूँ। 3.1 वित्तीय जिम्मेदारी प्रबंधन विधेयक 2003 के अंतर्गत मध्यवर्ती वित्तीय फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी वक्तव्य और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखती हूँ। समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी। sir, with your permission, आपकी अनुमति से मैं जो वित्त विधेयक है 2023-22-23 उसको सदन में इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्तापित करें। महोदय, मैं विधेयक पुरस्तापित करती हूँ। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। ये अमृतकाल का बजट है जिसमें मुख्य तौर पर बड़ी राहत आम लोगों को दी गई है। नए टैक्स स्लैब में छूट सीमा जो है 7 लाख की गई है, यानी कि अब 7 लाख पर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं होगा। और जो उम्मीद भरी नजरों से आम जनता देख रही थी, ये पूरा का पूरा बजट जो है उसी उम्मीदों को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बजट की 7 प्राथमिकता भी गिनाई गई है। बजट में इनकम टैक्स पर यह बड़ा ऐलान किया गया है कि 3 लाख तक की आय पर किसी तरीके का कोई जो टैक्स पहले लगा करता था उसमें बदलाव करते हुए यह कहा गया है कि अब 7 लाख जो सीमा है, छूट सीमा, वो बढ़ा दी गई है, यानी इस पर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही जिन 7 प्राथमिकताओं का जिक्र वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है उसमें सबसे बड़ा कदम यह उठाया गया है कि समावेशी विकास किस तरीके से हो, यानी कि हर सेक्टर, हर तबके को किस तरीके से साथ कर आगे चला जाए, वंचितों को वरीयता दी जाए, बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही क्षमता विस्तार पर भी इस बजट में पूरा का पूरा जोर दिया गया है। हरित विकास पर फोकस किया गया है। युवा शक्ति को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को लेकर बड़े ऐलान इस बजट में किए गए हैं। और वित्तीय क्षेत्र को देखते हुए किस तरीके से इस पूरे बजट को आगे बढ़ाते हुए उन्हें मदद पहुंचाई जाए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय डबल हुई है। इस बात का जिक्र इस बजट में वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है कि 2014 से ही सरकार की पूरी कोशिश यही रही कि किस तरीके से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लोगों की जो जिंदगी है, उसे किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, क्वालिटी उन्हें दी जाए। और इसी वजह से लोगों की जो आय है वो डबल होते हुए भी नजर आ रही है। तो देखिए, बड़ी खबर यही है कि आयकर टैक्स की जो छूट सीमा है उसको 2.5 से 3 कर दिया गया। एक तो ये, और 2.5 से 3, लेकिन अगर कोई 7 लाख तक ही कमाता है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब अगर आपकी कुल जमा आय 7 लाख है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बड़ी चीज जो है, जो पहले 2.5 लाख थी आयकर छूट की सीमा, उसको बढ़ाकर 2.5 से 3 कर दिया गया। यानी कि अगर आप
7,01,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप वो 3 लाख वाले टैक्स स्लैब में चलेंगे। आकाश जिंदल साहब समझा दीजिए क्या है, पूरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जी अब सबसे बढ़िया चीज क्या की गई है, अगर 9 लाख आपकी इनकम है मात्र 45,000 रुपए टैक्स, अगर 15 लाख आपकी इनकम है सिर्फ 1.5 लाख टैक्स, और अगर 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम है यानी 6,99,999 कमा रहे हैं, जीरो टैक्स। अच्छा देखिए स्लैब चल रहा है, एक मिनट टैक्स पे बहुत मेजर रिलीफ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये एक मिनट स्लैब चल रहा है साथ में, देखिए 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, 3 से 6 5%, 6 से 9 अगर आपकी सैलरी है तो 10% हो जाएगा, और 9 से अगर 12 लाख तक की सैलरी है तो 15% हो जाएगा, 12 से 15 है तो 20, और 15 लाख से अगर ऊपर आप कमाते हैं तो 30% टैक्स स्लैब। ये नया टैक्स स्लैब मैंने नहीं देखा। इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM